प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ये क्वेश्चन है और ये उसका फिगर है। पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो फिगर दिया हुआ है उसमें दो दर्पण है। हमारे पास में दो दर्पण हैं। दर्पण ये साइंस की लैंग्वेज में हम इसको दर्पण बोलते हैं, इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। तो हमारे पास में जो दर्पण है वो दो हैं और जो दोनों दर्पण है वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो हमारे पास में जो दर्पण है पहला है PQ। तो हम एक दर्पण बनाते हैं, ये एक दर्पण है और ये है हमारा PQ और ये इसका खुरदरा पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी किरण भी है, दूसरा दर्पण भी है हमारे पास में। इस दर्पण को हम RS लिख देते हैं, ये RS है। इसका खुरदरा पृष्ठ पीछे की तरफ है और ये सामने ये चमकदार पृष्ठ है इसका, ये भी चमकदार पृष्ठ है। अब यहाँ पर अगर कोई किरण आपतित होती है, अगर कोई आपतित किरण इसके ऊपर पड़ेगी तो उसका परावर्तन हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक किरण इस प्रकार से परावर्तित हो रही है, आपतित हो रही है। इस प्रकार से ये एक किरण है जो कि आपतित हो रही है और इस किरण का हमने नाम दे दिया AB किरण। यानी कि जो AB है वो एक आपतित किरण है। आपतन के पश्चात जब कोई आपतित किरण पृष्ठ पर, किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका परावर्तन हो गया। तो ये तो है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और इसका नाम है BC। और अब ये भी चमकदार है, ये भी चमकदार पृष्ठ है, यानी कि ये भी एक दर्पण है। तो एक बार फिर से क्या होगा, परावर्तन होगा। इस प्रकार से एक बार और परावर्तन होगा और इसका नाम हो गया CD। इस प्रकार से हमारा ये फिगर बना हुआ है। आपको ये समझना है। बाकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या करना है उसके हिसाब से हम करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है PQ और RS दो दर्पण हैं, यानी कि PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ठीक है, ये दोनों ही दर्पण यानी कि PQ और RS क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। देखिए ये किरण है AB और PQ को कहाँ पर टकरा रही है, B पर टकराती है। और परावर्तित किरण परावर्तन होगा तो वो BC परावर्तन हुआ है। जो BC है चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, यानी कि AB आपतन किरण है और जब वो परावर्तित हो गई RS के ऊपर तो वो C से टकराई और C से टकराने के बाद में पुनः यानी कि पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यानी कि CD। देख सकते हैं परावर्तन हुआ है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है। ये आप जो निशान देख रहे हैं ये समांतर का निशान है।
ए बी समांतर सी डी, यानी कि ये वाली किरण और ये वाली किरण, यानी कि ये तो है आपतन किरण और ये है परावर्तित किरण कह सकते हैं। तो आपतन किरण और परावर्तित किरण को हमें समांतर दिखाना है, यानी कि ए बी और सी डी समांतर हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, ये उसका चमकदार पृष्ठ है। इसके ऊपर अगर कोई आपतित किरण होगी तो उसका परावर्तन जरूर होगा। तो यहाँ पर भी एक मिरर दर्पण रखा हुआ है, यहाँ से फिर एक बार और परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन एक बार और फिर से होता है। तो चलिए हम ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए, अगर कोई आपतित किरण इस प्रकार से किसी समतल पृष्ठ के ऊपर पड़ती है और उसका परावर्तन होता है तो उसके बीच में एक अभिलंब खींचा जा सकता है, और ये जो अभिलंब होता है ये एक रेखा के रूप में है, ये एक अभिलंब है और जो बिल्कुल सीधा लंबवत होती है 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी रेखा में ये जाती है, यानी कि खींची जा सकती है। तो ए बी सी डी, ऐसे ही यहाँ पर भी ये किरण परावर्तित हुई और फिर से एक बार रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ से भी हम एक अभिलंब खींच सकते हैं, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर ये बिल्कुल सीधा जाएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये 90 डिग्री पर बिल्कुल एक सीधी रेखा में होती है, 90 डिग्री पर सीधी रेखा में। ठीक है, ये अभिलंब होता है, ये परावर्तन का नियम होता है। आप इसको ध्यान से समझेंगे कि जब कोई आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है और उसका परावर्तन होता है तो उनके बीच में ये एक अभिलंब होता है। और इस अभिलंब के बारे में आप 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ेंगे, और साइंस में ही ये दिया हुआ है। प्रकाश वाला जो चैप्टर था उसमें ये समझाया गया है। इसमें दो कोण आप देख सकते हैं, एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, फिर यहाँ पर भी कोण बन रहे हैं। तो आपको ये पता है, ये परावर्तन का नियम है कि जब कोई आपतित किरण और परावर्तित किरण जाती है तो आपतित और परावर्तित किरण के बीचों बीच अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो वो दोनों कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अगर इसको हम कोण 1 मान लें, इसको 2 मान लें तो ये दोनों कोण बराबर हैं। इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो ये जो अभिलंब खींचा गया है इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमेशा लंबवत होता है, 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी होती है और ये भी बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो कैसे किया जाएगा ये आपको समझना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको इसे देखना है और समझ लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये जो अभिलंब खींचा है ये रचना कर देते हैं। तो जब आप इसको रचना करेंगे तो आप कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि बी ई, यानी कि ये जो बी ई है वो लंब है। ये लंब का निशान होता है। लंब है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, पी क्यू, तथा ये हो जाएगा हमारा एफ सी। एफ सी लंब है किसके ऊपर, एफ सी लंब है इसके, यानी कि आर एस के ऊपर। बी ई पी क्यू के ऊपर लंब है तथा एफ सी आर एस के ऊपर लंब, ये खींचा गया है। ये आपको रचना करना है। ठीक है, ये आपने खींचा है। अब हम चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो लंबवत रेखाएं खींची हैं ये एक दूसरे के समांतर भी हैं।
ठीक है, इसको आप समांतर भी दिखाएंगे कि BE और CF समांतर हैं। ठीक है, और वैसे भी PQ समांतर किसके हैं? RS के। तो जब हम दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो वो भी आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये समांतर हैं, यानी कि अर्थात हम लिख सकते हैं BE समांतर है FC के। BE समांतर है CF भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BE और CF ये समांतर है। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर BE और CF एक दूसरे के समांतर हैं और BC हो जाएगी तिर्यक रेखा। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा, ये एकांतर अंतः कोण बनाते हैं। तो आपको पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण 2 और कोण 3 ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि BE समांतर है CF के तथा, यानी कि BE और CF तो समांतर हैं और BC क्या है? तिर्यक रेखा है, तथा BC एक तिर्यक रेखा है। तो BC तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो अगर ये और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो आप लिखेंगे इसलिए कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और ये आप बता देंगे कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो अब ये समीकरण 1 हमारे पास में है। अब देखिए, ये जो अभिलंब होता है ये दोनों कोणों को, यानी कि ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच में ये हो गया है हमारा, दो कोण बने हुए हैं। ठीक है, इन दोनों कोणों को आप ध्यान से देखिए, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ये परावर्तन का नियम है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपतन कोण ये हो गया और परावर्तन कोण ये हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जब इस प्रकार से कोई किरण आपतित होती है और परावर्तित होती है और बीच में अभिलंब होता है तो उनके बीच का जो कोण है वो हमेशा बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर भी है, ये किरण है आपतित हुई और ये परावर्तित हुई। ये किरण आपतित कैसे हो रही है? क्योंकि ये दूसरा दर्पण है। तो जब ये दूसरा दर्पण है तो ये किरण आई और ये परावर्तित हो गई, तो उनके बीच में अभिलंब है। तो आपतित किरण यानी कि आपतन कोण ये हो गया, परावर्तन कोण ये हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और नीचे आप लिखेंगे कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये हमने इनको बराबर लिखा है। क्यों लिखा है इसके लिए हम कारण दे देते हैं। क्योंकि जो परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम इन दोनों को बराबर कर देता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन का नियम। इसके लिए हमने क्या लिखा है? परावर्तन का नियम है ये, परावर्तन का नियम है ये। तो परावर्तन के नियम से ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान से समझना भी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें, क्या मान लें? समीकरण 2 मान लें, और समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो कोण 1 किसके बराबर है? 2 के, और कोण 2 बराबर है कोण 3 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 और समीकरण 1 और 2 से हम इन सभी कोणों को बराबर कर सकते हैं। यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 इन सभी को बराबर किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और देखिए कोण 1 और कोण 2 तो बराबर हैं, लेकिन कोण 2 तो 3 के बराबर है। तो आप यहाँ कोण 3 लिखेंगे, और कोण 3 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कोण आपस में बराबर हैं। ये आपको समझना है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर, यानी कि ये सब बराबर हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये बराबर हैं और हम इन दोनों कोणों को जोड़ें और बराबर कर दें इन दोनों कोणों के, तो ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ें तो ये बराबर आना चाहिए इन दोनों कोणों के, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं। तो आप लिखेंगे अतः कोण 1 प्लस कोण 2, अगर हम कोण 1 और कोण 2 ये दोनों तो आपस में बराबर हैं ही, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बराबर आएगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है। ये आपको समझना है कि जब कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं और अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर किसके आएगा? कोण 3 प्लस कोण 4 के, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं और इनको हम जोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कोण 1 और कोण 2 जब ये जुड़ जाएगा तो कौन सा कोण बनेगा? अब ये बन जाएगा कोण ABC, यानी कि ये पूरा कोण बनेगा, यानी कि कोण ABC बन गया। ऐसे अगर 3 और 4 जोड़ेगा तो ये बन जाएगा, ये दोनों कोण जोड़िए तो BCD बन जाएगा ये, यानी कि कोण BCD बन जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों कोणों को ध्यान से देखें तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण ये एकांतर अंतः कोण बन गया।
ठीक है ना, यानी कि ABC और BCD ये दोनों ही कोण एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। और इस प्रकार से अगर ये एकांतर अंतः कोण है और ये एक तिर्यक रेखा है और अगर ये बराबर हैं तो AB और CD को समांतर होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये हमने एकांतर अंतः कोण दिखा दिया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि कोण ABC तथा कोण BCD एकांतर अंतः कोण हैं, एकांतर अंतः कोण हैं, जो कि आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। और ये बराबर तभी होगा, इसलिए क्या होना चाहिए, जो AB है और CD है ये समांतर होना चाहिए, इसलिए AB समांतर होना चाहिए CD के। तो जब AB और CD समांतर होगा तभी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा चीज़ें इस प्रकार से दिया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से इसको आप देखेंगे तो ही इसको आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। चीज़ें आसान हैं लेकिन समझने के बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो दोनों एकांतर अंतः कोण हैं ये आपस में बराबर हो गए हैं। और इनके बराबर हो तभी होंगे ये दोनों कोण बराबर जब ये इसके समांतर होगा। तो इसलिए जब ये बराबर हो ही गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABC और BCD आपस में बराबर हैं, तो इसलिए AB और CD को समांतर होना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एकांतर अंतः कोण है जो कि आपस में बराबर हैं, इसलिए AB और CD समांतर है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और हमारा जो एक्सरसाइज है 6.2 ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो एक्सरसाइज है 6.3 उसको शुरू करने से पहले हमें इसमें जो भी चीज़ें समझना है, देखना है, जानना है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा 6.3 एक्सरसाइज को समझने के लिए, उसमें हमें सबसे पहले समझना है त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज का कोण योग गुण, ये यहाँ पर हमें समझना है कि किसी त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी त्रिभुज के कोण योग गुण की बात करें तो हमारे पास में एक प्रमेय होती है। इस प्रमेय को ही हम समझ लेते हैं। प्रमेय है ये 6.7। क्या है प्रमेय, कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा प्रमेय है 6.7। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास में एक प्रमेय है जो कि आपको अच्छे से समझना है और मैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास में ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं। इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q और इसको नाम दिया R।
किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। तो पहला कोण अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, ठीक है। तो इस प्रमेय का कहने का मतलब क्या है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इन तीनों को ही अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री होता है। ये हमें यहाँ पर समझना है। तो कभी कभी एग्जाम में ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एग्जाम में भी सिद्ध करने के लिए आ जाता है, पूछा जाता है बच्चों से, तो इसलिए हम इसको सिद्ध भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है और कैसे होता है। यही चीज यहाँ पर आपको समझना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से हमारे पास में कोई फिगर है और उसमें हमें ये सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज लेंगे PQR और उसमें हम ये नंबर कोणों को दे देंगे 1 2 3 4 और उसके बाद में एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक रचना करेंगे और वो रचना क्या होगी कि जो बिंदु P है यहाँ से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, और ये जो रेखा होगी वो QR के समांतर होगी और इस रेखा को हम क्या नाम देंगे, X और ये Y। यानी कि जो XY है वो इस QR के समांतर है। साथ में यहाँ पर भी कोण बन गया और यहाँ पर भी कोण बन गया। इस कोण को नंबर देते हैं 4 और इस कोण को नंबर देते हैं 5, ठीक है। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैसे सिद्ध करेंगे, यही चीज यहाँ पर आपको समझना है। चलिए अब हम इसको समझना शुरू करते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले एक रचना किया। रचना क्या किया है, इस रचना में हम लिखेंगे कि XY वो समांतर है किसके, QR के। XY QR के समांतर एक रेखा खींचा गया है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो XY एक रेखा है और उस पे एक कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, यानी कि 1 2 3, ये 3 कोण बन रहे हैं। तो एक रेखा पर अगर इस प्रकार से कोण बनते हैं तो उन सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री और इसको हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि XY एक रेखा है, XY एक रेखा है, तो इस रेखा के ऊपर ये जो कोण बन रहा है, कोण 4 बना है, कोण 1 बना है, कोण 5 बना है, इन तीनों ही कोणों को अगर हम जोड़ दें, कोण 4, कोण 1 और कोण 5, अगर हम इन तीनों ही कोणों को जोड़ दें जो कि इस रेखा से बना हुआ कोण है ये, तो इसका योग जो आता है वो 180 डिग्री आता है। और ये जो 180 डिग्री आता है इसको हम बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, तो ये हमारे 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि XY और QR आपस में समांतर हैं, तो कोण 4 और कोण 2 को ध्यान से देखिए। अगर ये समांतर रेखाएं हैं और PQ तिर्यक रेखा है तो कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गए और इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः
कोण बोलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक्स वाई और क्यू आर समांतर हैं तो पी आर तिर्यक रेखा हो गई, तो कोण 5 और 3 ये भी आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण। तो इनको आप बराबर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स वाई समांतर है क्यू आर के तथा पी क्यू और पी आर, ये पी क्यू और पी आर तिर्यक रेखा है, पी क्यू और पी आर तिर्यक रेखा है। तो अगर ये तिर्यक रेखा है, तो अगर ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो कोण 2 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। इसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है ये। क्या है ये? एकांतर अंतः कोण है ये, जो कि बराबर है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको समझना है। ये भी मैंने बराबर कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कोण 4, मतलब कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोण 4 की जगह पर, यानी कि ये हमारे पास में है, हमारे पास में ये चीज़ है, हमारे पास में है कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में है। तो कोण 4 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि कोण 2। कोण 1 को एज इट इज रहने दीजिए। कोण 5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। कोण 1 को पहले, कोण 2 को बाद में, कोण 3 को फिर बाद में लिख लीजिए। तो जब आप इसको लिखेंगे तो कोण 1 पहले आ जाएगा, कोण 2 बाद में, फिर कोण 3 आ जाएगा। और इस प्रकार से आपने देखा कि इन तीनों ही कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिल गया। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन सभी को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो यही हमें इसी प्रकार से सिद्ध करना था, जैसे मैंने यह भी आपको सिद्ध करके दिखाया है। इसी प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे और ये एक प्रकार से सिद्ध भी हो गया है। इसी तरह से आपको सिद्ध करना है कि कोण 1 कोण 2 कोण 3, इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यही एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें करके दिखाना होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब अगला टॉपिक है हमारा एक बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण के बारे में हम समझते हैं कि ये बहिष्कोण किस प्रकार से त्रिभुज में बनता है और इसका क्या उपयोग हम करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक के बाद में हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू होता है वो है बहिष्कोण। ये जो आप बहिष्कोण देख रहे हैं, मैंने लिख तो दिया है, ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये बहिष्कोण किस प्रकार से होता है और ये कैसे बनाया जाता है। देखिए, अगर हमारे पास में ये एक त्रिभुज लिया जाए, इस प्रकार से एक त्रिभुज लिया जाए, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर हम नाम देते हैं
पी, क्यू और आर। ठीक है। और इनकी भुजाओं को अगर हम बढ़ाएं, इनकी भुजाओं को अगर हम बढ़ा दें, किस प्रकार से, मान लीजिए मैंने ये भुजा बढ़ा दिया, यानी कि मैंने क्यू आर को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बहिष्कोण बन गया। अगर मैं इस भुजा को इधर बढ़ाता हूं तो ये भी एक बहिष्कोण बन गया। अगर मैं पी क्यू को बढ़ाता हूं तो ये भी एक बहिष्कोण बन गया। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में इस प्रकार से ये बहिष्कोण बनाए जाते हैं। भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ा के ऐसा किया जाता है। तो पी क्यू आर, इसको यस मान लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, इसको यू मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं और इस प्रकार से ये कोण बनते हैं। ये तीनों कोण जो अंदर की तरफ हैं, ये तो आंतरिक कोण हो जाएंगे, यानी कि अंदर के कोण। और ये जो मतलब कि अंदर के कोणों को नंबर देते हैं 1 2 3, और बाहर के कोणों को 4 5 और 6। तो ये जो बाहर के कोण है वो कौन कौन से हैं? बहिष्कोण जो बन रहे हैं वो कोण 4 है, कोण 5 है ये वाला, और कोण 6 है। ये सब बहिष्कोण हैं। और अंदर के कौन कौन से हैं? 1 2 3। ठीक है, तो ये जो किसी त्रिभुज की खासियत होती है कि अगर हम किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा को बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण एक हमें बनता है, और उस बहिष्कोण को लेकर हमारे पास में एक प्रमेय है, और इस प्रमेय को हम समझेंगे और उस प्रमेय को यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में जो प्रमेय है, हमारे पास में जो प्रमेय है वो है प्रमेय 6.8। इस बहिष्कोण को ये लेकर ये प्रमेय बनाया गया है, और वो कैसे कार्य करता है चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। यह हमारा प्रमेय है 6.8। पहले मैं इसको लिखता हूं और फिर आपको ये समझाता हूं कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमारा प्रमेय है, ये 6.8। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आप समझिए। देखिए, अगर हमारे पास में इस प्रकार से एक त्रिभुज है, अगर ये हमारे पास में इस प्रकार से एक त्रिभुज है और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें 3 भुजाएं हैं, ए बी है, बी सी है और ए सी है। इन तीनों में से आप कोई भी भुजा बढ़ा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान पॉइंट है ये। अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है
और उसमें 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और AC। इन तीनों में से कोई भी एक भुजा हम बढ़ा दें। मान लीजिए मैंने ये वाली भुजा बढ़ा दी और ये मैंने D तक बढ़ाया है, तो ये क्या बन गया? बहिष्कोण बन गया। क्या बन गया? बहिष्कोण। ठीक है। अब ये जो बहिष्कोण बन रहा है ये दो कोणों के योग के बराबर होगा। वो दोनों कोण कौन से होंगे, यही आपको समझना है। देखिए, इसके साथ में एक कोण बन रहा है ये वाला, इस कोण को छोड़ के ये दोनों इसके अभिमुख अंतः कोण हैं। क्या है? अभिमुख अंतः कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। यही ये प्रमेय कहना चाहता है। तो अगर हम इसको नंबर दे दें 1, इसको नंबर दे दें 2 और इसको नंबर दे दें 3। ध्यान दीजिएगा कि जो बाहर का बहिष्कोण बनेगा उसके साथ वाला ये जो कोण है ये आपको नहीं लेना है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है इस प्रमेय में। इस प्रमेय में इस कोण का कोई मतलब नहीं है, बहिष्कोण के साथ में जो कोण बना हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहना चाहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। क्या है वो बहिष्कोण? कोण 3 है। बहिष्कोण यही तो है। अब बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? ये दोनों, मतलब कि कोण 3 के साथ वाला कोण छोड़ दीजिए, तो ये दोनों कोण हैं, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि कोण 1 और कोण 2 के जोड़ के बराबर होता है ये बाहर वाला कोण। ठीक है। यही आपको अच्छे से समझना था। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से ये बन जाएगा कि मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और ये बहिष्कोण बना हुआ है D, यानी कि BC को D तक बढ़ाया गया, बहिष्कोण बन गया। और ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण है 70 डिग्री। ठीक है। तो अगर हम इस बहिष्कोण को ज्ञात करना चाहते हैं, बहिष्कोण ये बाहर वाला कोण होगा यानी कि ABD। तो बहिष्कोण अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो ये जो बहिष्कोण है ABD वो कैसे निकालेंगे? हम ABD निकालेंगे इन दोनों कोणों को जोड़ के। यानी कि अगर हम कोण A और कोण C, इसके साथ वाला आपको नहीं लेना है। ठीक है। इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए तो 60 और ये 70, तो ये आ जाएगा 7 और 6 13, यानी कि 130 डिग्री का। तो जो बहिष्कोण बनेगा बाहर ABD वो कितने का बनेगा? 130 डिग्री का बनेगा। इस प्रकार से ये बहिष्कोण का प्रमेय है और ऐसा सभी भुजाओं के लिए ये नियम लागू होता है। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर हम ये वाला बहिष्कोण लेंगे तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर हम ये वाला बहिष्कोण लेते हैं तो इसके साथ वाला कोण ये है, इसको छोड़ दीजिए, तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अगर हम बाहर वाला कोण बहिष्कोण 5 लेते हैं तो इसके साथ वाला ये कोण छोड़ दीजिए, यानी कि 5 जो होगा कोण 5 वो इन दोनों के बराबर होगा। ये सभी के लिए है, यानी कि त्रिभुज में कोई भी भुजा बढ़ाई जाएगी वो सभी के लिए ये नियम लागू होता है। प्रमेय है ये 6.8। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इस बहिष्कोण का प्रयोग हम क्वेश्चन में सवाल को हल करने के लिए भी करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये किया जाएगा। इस प्रकार से हमने इसमें जो प्रमेय था हमारा 6.7 और 6.8 ये प्रमेय को समझ लिया है, मैंने समझा दिया है। अब हमारा जो एक्सरसाइज है हम अपने एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी बातें जो मैंने बताया है इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे तभी हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.3 और इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में 6 सवाल हैं
चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में ये बना हुआ है फिगर। इस फिगर को पहले बना लेते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है ये फिगर? फिगर कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है कि हमारे पास में एक त्रिभुज है PQR। क्या है हमारे पास में त्रिभुज? हमारे पास में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम क्या है? PQR, यानी कि P है, Q है और R है। ठीक है, तो अगर ये PQR एक त्रिभुज है, QR भुजा को T तक बढ़ा दिया, यानी कि इस भुजा को कहाँ तक बढ़ा दिया है? T तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि T तक। ठीक है, और ये जो कोण बना है बहिष कोण है, ये 110 डिग्री का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर में हमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से PQ को भी बढ़ाया गया है, PQ को भी बढ़ाया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से ये बढ़ाया गया है और ये कोण है 135 डिग्री। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें जो कुछ भी कहा गया, ये S है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S तथा T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR कोण SPR 135 डिग्री है और कोण PQT 110 डिग्री है, तो हमें यहाँ पर कोण PRQ ज्ञात करना है। कौन से कोण ज्ञात करना है? ये कह रहा है कि कोण PRQ ज्ञात कीजिए, यानी कि PRQ, यानी कि ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला। ठीक है, तो इस कोण को हम समझेंगे और आसानी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ये हमारे पास में एक रेखा है, ये एक रेखा है और इस रेखा पर ये दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों कोण बने हुए हैं। ये कोण हमें पता है, ये कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक रेखा है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म बन जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आप रैखिक युग्म का जो नियम है उसको आप फॉलो करिए और ये वाला कोण ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण PRQ, यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। हमें कोण ज्ञात करना है PRQ को, और ये हम ज्ञात करेंगे भी। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप इसको? पहले आप ये कोण निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण, इसको लीजिए पहले, यानी कि इसको अगर हम लेते हैं तो SPR प्लस कोण ये वाला, इसको हम कैसे लें? इसको हम लेते हैं QPR और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा और इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, अब SPR तो 135 डिग्री है प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। तो अगर हम कोण QPR निकालें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री और 135 यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो कितना मिलेगा ये? अब हमें ये मिल जाएगा 180 में से 135 घटा देते हैं, तो जब हम 180 में से 135 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से ये समझेंगे और इसको करेंगे। तो जब हम इसको आगे और सोचेंगे, देखेंगे, तो अब आप ध्यान से देखिए। ये हमारे पास में बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, और ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो अगर ये वाला बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तो ये हमें पता है, ये भी पता है, तो ये अपने आप निकल जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि ये जो बहिष्कोण के लिए कंडीशन है कि उसमें जो बाहर का कोण बनता है अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो 1 2 3 कोण होते हैं ये, तो इन तीनों में से कोई भी 2 पता रहेगा तो तीसरा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये जो बहिष्कोण का नियम है कि बाहर का जो कोण होता है अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास में 1 2 3 कोण होते हैं। इन तीनों कोणों में से कोई भी अगर 2 कोण आपको पता है तो तीसरा कोण आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों पता है तो ये निकलेगा, ये दोनों पता है तो ये निकलेगा, ये दोनों पता है तो ये निकल जाएगा। ऐसा होता है। तो बहिष्कोण अगर हमारे पास में ये है तो वो इन दोनों कोण के योग के बराबर हो जाएगा और आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर बहिष्कोण का नियम जो प्रमेय है वो यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो कोण है PQT वो बराबर हो जाएगा इन दोनों कोणों का योग करिए, यानी कि कोण QPR प्लस कोण ये वाला यानी कि PRQ। इसको ये है क्या? ये बहिष्कोण का प्रमेय है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बहिष्कोण। क्या लिख देंगे? बहिष्कोण। ठीक है। अगर हम पूरा प्रमेय लिखते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे बहिष्कोण बन रहा है ये। तो बहिष्कोण इस प्रकार से होता है कि बाहर का कोण अपने दोनों अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो PQT हमारे पास में 110 है, QPR 45 है और कोण PRQ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी QPR लिख लीजिए। तो जब हम कोण PRQ को फाइंड करेंगे तो 110 डिग्री और 45 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 45। जो 45 है वो प्लस में है तो माइनस में आ गया। तो 110 में से 45 घटा देते हैं। तो जब हम 110 में से 45 को घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6, यानी कि 65। यानी कि जो कोण PRQ निकलेगा वो कितना निकलेगा? कोण PRQ निकल जाएगा 65 डिग्री। कितना निकल जाएगा? 65 डिग्री निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसा जिसको इजी लगेगा वो वैसा कर सकता है। आप चाहें तो रैखिक युग्म बना के ये कोण भी निकाल सकते हैं और फिर त्रिभुज PQR का प्रयोग करेंगे, ये दोनों कोण आपको पता चल जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा करके भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 एक्सरसाइज का ये कंप्लीट हो गया है। मैंने बहिष्कोण का प्रमेय का प्रयोग करा है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप दूसरा विधि अगर लगाते तो ऐसे लगा सकते थे कि रैखिक युग्म से ये कोण निकल गया, फिर ये दोनों भी रैखिक युग्म बन रहे हैं तो आप ये कोण निकाल लेंगे। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों तो आपको पता ही है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और ये जो मैंने बताया है इस प्रकार से भी कर सकते हैं।
वो थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट में आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका ये फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं और उस फिगर के अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये फिगर जो है वो त्रिभुज है, जो कि त्रिभुज का नाम है XYZ। हमारे पास में XYZ एक त्रिभुज है। ये हमारे पास में X, Y और ये Z, ये त्रिभुज है। और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। कौन सा कोण है ये? 62 डिग्री है। ये 62 डिग्री का कोण है ये। और साथ में यहाँ पर इस प्रकार से ये जो कोण बना हुआ है ये भी है 54 डिग्री, और यहाँ पर भी ये कोण बना हुआ है। इस कोण का जो समद्विभाजक है वो ये वाला है, और इस कोण का समद्विभाजक है ये, और ये दोनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी कि इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा है और इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ O पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर बनाए हैं। बाकी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो कुछ भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है हमारा, ये जो पूरा कोण है ये 54 डिग्री का है। 54 डिग्री का है पूरा कोण, इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण x है 62 डिग्री और कोण XYZ यानी कि XYZ यानी कि जो कोण मैंने अभी दिखाया आपको 54 डिग्री है। यदि YO ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ और कोण XYZ क्रमशः त्रिभुज XYZ के XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं। यानी कि ये आपको समझना है कि ये जो YO है वो किसको समद्विभाजित करता है? कोण XYZ को। और इसी प्रकार से ये जो ZO है वो किसको समद्विभाजित करता है? ये करता है XZY को। ठीक है, मतलब ये आपको समझना है कि इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक है ये YO और ये ZO, और ये एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। तो क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है OZY यानी कि OZY यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, और साथ में YOZ यानी कि ये कोण भी ज्ञात करना है। तो इस कोण को हम ज्ञात करेंगे। चीजों को आपने समझ लिया है, मैं एक बार और समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए XYZ एक त्रिभुज है और ये कोण तो 62 है और ये कोण 54 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला कोण ज्ञात करो, यानी कि ये वाला कोण। तो ये कौन सा कोण है? OZY। तो एक तो हमें कोण OZY को ज्ञात करना है, पहला तो ये ज्ञात करना है, और दूसरा जो ज्ञात करना है वो ये वाला कोण है, यानी कि YOZ। ये कोण भी हमें ज्ञात करना है, ये कोण और ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो कोण है इसका समद्विभाजक है YO और इस कोण का समद्विभाजक है ZO। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर कोणों में बांटना।
तो अगर ये जेड ओ इसका समद्विभाजक है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा है ये तो, लेकिन हमें ये कोण पता ही नहीं है, तो पहले हम इस कोण को पूरा ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि पूरा जेड कोण हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर हो गए 180 डिग्री के। x है 62 डिग्री, y है 54 डिग्री और z हमें पता नहीं है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़िए, तो 4 और 2 ये यानी कि 6, 4 और 2 6 हो गया और 6 5 11, यानी कि 116 डिग्री प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। जब हम कोण z फाइंड करेंगे तो 180 माइनस में ये 116 इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान से समझना है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा है, 4 और 2 6 हो गया है, 6 5 11। ठीक है, तो अगर हम कोण z को निकालें तो कितना मिलेगा? आप 180 में से 116 घटा दीजिए। जब हम 180 में से 116 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 में से 6 घटाइए 4, 7 में से 1 घटाएंगे 6, यानी कि ये 64 डिग्री हमें मिलेगा, यानी कि ये कोण मिलेगा 64 डिग्री। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चूंकि ZO यानी कि जो ZO है, ZO कोण x z y को तो समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, ये जो हमारा ZO है वो समद्विभाजित कर रहा है, किसको कर रहा है? x z y को। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं कि चूंकि ZO कोण x z y को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर कोणों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा? दो बराबर कोणों में बांटता है। इसलिए अगर हम ये कोण निकालना चाहते हैं, यानी कि हम निकालना चाहते हैं ओ जेड वाई, तो हमें आधा करना पड़ेगा। किस कोण को आधा करना पड़ेगा? हमें आधा करना पड़ेगा कोण एक्स जेड वाई को, या कुल मिला के हम कहे कि कोण जेड। आप चाहे एक्स जेड वाई लिखेंगे तब भी आपका जेड ही रहेगा कोण। तो अगर हम कोण जेड का आधा कर दें तो हमारा ये निकल जाएगा। तो जेड का आधा कर दीजिए, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? दो बराबर कोणों में बांटना। तो अगर ये 64 है तो दो बराबर कोण कौन कौन से होंगे? 32 ये और 32 ये, तो 32 32 कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64। तो इस प्रकार से अगर हम इस 64 का आधा करेंगे और इसको काट देंगे तो 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि हमें मिल जाएगा 32 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 32 डिग्री। यानी कि जो हमारा कोण था ओ जेड वाई वो फाइंड आउट हो गया है। इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो अब अगर हम ये कोण निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिंपल, आपके पास में ये कोण कितना आया? 32। तो ये 54 है तो इसका आधा करेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो इसको निकाल के ये त्रिभुज बन रहा है ओ वाई जेड, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा के आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो ये जो कोण है इसको निकाल लीजिए। तो अब हम निकालेंगे कोण ओ वाई जेड निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा चूंकि यहाँ पर वाई किस कोण को समद्विभाजित कर रहा है? एक्स वाई जेड को समद्विभाजित कर रहा है। चूंकि जो वाई ओ है वो किसको समद्विभाजित कर रहा है? कोण एक्स वाई जेड को समद्विभाजित कर रहा है। एक्स वाई जेड को
समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो अगर ये समद्विभाजित करता है तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर हम ये कोण निकालना चाहते हैं तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। तो कोण, इसलिए अगर हम कोण निकालना चाहते हैं कौन सा, ओ वाई जेड, अगर हम ओ वाई जेड निकालना चाहते हैं तो हमें इस पूरे का आधा करना पड़ेगा। तो हम आधा करेंगे, किसका आधा करेंगे, हम आधा कर देंगे किस कोण का, यानी कि कोण वाई का, कोण वाई का आधा कर देंगे। तो 1/2 गुणा कोण वाई है 54 डिग्री, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, यानी कि 27 डिग्री आ गया। यानी कि जो कोण ओ वाई जेड है, कोण ओ वाई जेड वो आएगा 27 डिग्री। कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, अब त्रिभुज हम लेंगे कौन सा, ओ वाई जेड में। त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दीजिए, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें 3 कोण लीजिए, 1 2 3। तो पहले इस कोण को लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है। तो इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसका नाम है हमारा कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड प्लस, अब इन दोनों कोणों को लीजिए क्योंकि हमने ही तो ले लिया। अब इसको लेते हैं कोण ओ वाई जेड प्लस कोण, इसको लेते हैं, यानी कि हो जाएगा ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमें मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वाई ओ जेड तो हमें ये निकालना है, वाई ओ जेड तो हम फाइंड आउट करेंगे। ओ वाई जेड हमारे पास में 27 डिग्री है और ओ जेड वाई हमारे पास में कितना आया था, ओ जेड वाई आया है 32 डिग्री। तो ये 32 डिग्री है और बराबर हो जाएगा 180 के। तो अब आप कोण वाई ओ जेड निकालने जाएंगे तो पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 2 5, 59 डिग्री बराबर 180। तो इस प्रकार से जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कोण वाई ओ जेड आपका निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 180 माइनस 59, यानी कि प्लस में था तो माइनस में चला गया। इस प्रकार से जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वाई ओ जेड आपको मिल जाएगा, 180 में से 59 घटा दीजिए, 180 में से 59 हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये 1, यानी कि 121 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमारा ये कोण भी आसानी से फाइंड आउट हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसमें 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।